असेंबली बम कांड भाग 2। सारी परिस्थितियों को भगत सिंह और उनके साथियां देखकर और समझकर आ चुके थे। वह स्थान देख आए थे कि कहां से बम फेंका जाए और कहां जाकर वह गिरे। वह नक्शा अब पूरी तरह तैयार था। अब 3 प्रश्न विचारणीय थे। पहला यह कि बम फेंकने असेंबली में कौन जाए। दूसरा यह कि बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुआ जाए अथवा भागा जाए। और तीसरा यह कि बम कब फेंका जाए। कुछ दिन बाद अपनी बम योजना को साकार रूप देने के उद्देश्य से भगत सिंह ने कलकत्ता छोड़ दिया। कलकत्ता में उन्हें क्रांतिकारियों ने नए नाम से पुकारा, हरि। हरि जब कलकत्ता से रवाना हुआ तो सुशीला दीदी ने अपने खून से उनके मस्तक पर तिलक किया। जिस प्रकार राजपूत बहनें युद्ध के लिए तैयार होकर जाते समय अपने भाई को विदा करती थी, उसी प्रकार सुशीला देवी ने भगत सिंह को विदाई दी। कलकत्ता से चलकर भगत सिंह आगरा आ गए। आगरा में अलग अलग मोहल्लों में 2 मकान किराए पर लिए गए, जिनमें बम बनाने का प्रशिक्षण देना तथा बम बनाने का काम आरंभ कर दिया गया था। सहारनपुर और लाहौर में भी बम बनाने की फैक्ट्रियां चालू कर दी गई। देश भर के क्रांतिकारियों का ध्यान इस समय बम बनाने तथा संगठन को हथियारों से लैस करने को केंद्रित हो गया था। इसी बीच केंद्र समिति की बैठक हुई और उसमें भगत सिंह की केंद्र असेंबली में बम गिराने की योजना को स्वीकार कर लिया गया। व्यूह रचने के महापंडित श्री चंद्रशेखर आजाद इस बात पर दृढ़ थे कि बम फेंककर भाग आया जाए। असेंबली में जाकर और सब रास्तों को देखकर वे मानते थे कि बम फेंककर सुरक्षित लौटा जा सकता है। उनकी योजना थी कि वे बाहर मोटर में रहेंगे और बम फेंकने वालों को भगा ले जाएंगे। मोटर की व्यवस्था भी संभव थी, पर भगत सिंह के मन में तो वेलान का नक्शा था। वे तो गुप्त आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाने की बात पर दृढ़ थे। इसीलिए उनका कहना था कि भागना ठीक नहीं, वही गिरफ्तार होकर मुकदमे को दल के विचारों के प्रचार का मोर्चा बनाया जाए, क्योंकि जो बातें वैसे नहीं कही जा सकती थी वे अदालत में खुलेआम कहीं भी जा सकती है। जो समाचार बनकर पत्रों में छपकर जनता तक पहुंच सकती है, असेंबली में बम फेंककर की योजना भगत सिंह की थी और यह भी सब जानते थे कि बम फेंकने भी वही जाएंगे। इसलिए उनकी बात को महत्व मिल रहा था। श्री विजय कुमार सिन्हा के समर्थन से यह महत्व और भी बढ़ गया। बाद में 2 आदमियों के जाने की बात पक्की हुई और भगत सिंह के साथ जयदेव कपूर तथा राजगुरु के नाम पर चर्चा हुई। काकोरी कांड के अभियुक्तों को जेल से छुड़ा न पाने की वजह से भगत सिंह बहुत दुखी थे। एक दिन तो अपनी इस असमर्थता पर वे फूट फूट कर रो पड़े। साइमन कमीशन पर बम न फेंक पाने की कसक भी उनके मन में से निकल नहीं सकी थी। तभी एक शानदार समाचार मिला। होली के दिन सेक्रेटेरिएट सचिवालय के सचिवों और असेंबली के सरकार परस्त सदस्यों की दावत में वायसरॉय ने आना स्वीकार कर लिया है। दल के सदस्य कुछ न कुछ करने को बेचैन थे, इसलिए खुली सड़क पर उनकी मोटर को बम से उड़ाने की योजना बनाई गई। यह योजना सफल न हुई, क्योंकि वायसरॉय उस रास्ते से आए ही नहीं। तब फिर सबका पूरा ध्यान असेंबली पर केंद्रित हो गया। संयोग से तभी अच्छा अवसर मिल गया। केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा बिल, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। पहले का भीतरी मकसद देश में उठते युवक आंदोलन को कुचलता था
और दूसरे को मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना था। भगत सिंह का बेहद चौकन्ना और राजनीतिक प्रश्नों पर सदा जागरूक ध्यान इस बात पर गया था। केंद्रीय असेंबली के कांग्रेसी सदस्य कुछ दूसरे प्रगतिशील सदस्यों के साथ मिलकर इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। उस दशा में अंग्रेजी सरकार उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगी और वायसराय इन्हें अपने विशेषाधिकार वीटो पावर से पास कर देंगे। उन्होंने पार्टी की मीटिंग में प्रस्ताव किया कि जब वायसराय की इन बिलों को पास करने की घोषणा असेंबली में हो, उसी समय बम फेंका जाए और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले पर्चे भी तब ही डाले जाएं। बम गिराने की योजना तय हो जाने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में अपने फोटो खिंचवाए। जयदेव और शिव वर्मा के अलावा सभी साथियों को आदेश दे दिया गया कि वे दिल्ली से बाहर चले जाएं। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को बम फेंकने के लिए भेजने को तैयार न थे। वे जानते थे कि जो योजना बनाई गई है उसके अनुसार भगत सिंह सरकार के हाथ पड़ जाएंगे और फिर उनका जीवन चाह कर भी नहीं बचाया जा सकेगा। जब चंद्रशेखर दिल्ली से चले तो उनका मन बहुत भारी था। उन्होंने साथियों को विशेष हिदायतें दी थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का विशेष ख्याल रखा जाए।